चलिए अपने सीटेट की क्लासेस को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे है राजस्थान। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। वहीं अगर आपसे पूछे जनसंख्या की दृष्टि से कौन है तो उत्तर प्रदेश टिक करिएगा। अगर आपसे पूछता है कि भारत में सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है तो वो हो जाएगा गोवा। और अगर आपसे पूछे कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है तो वो हो सकता है सिक्किम। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे मैप की बात करूं तो ये एरिया देखिए, अगर आप एक रफली मैप बनाते हो समझने के लिए तो गुजरात के ऊपर आपको यहाँ पे राजस्थान दिख जाएगा और ये है भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आप बताइए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 या 26 जनवरी 1950 को या 15 अगस्त 1947 को या फिर 30 जनवरी 1948 को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और उस दिन अस्थायी सदस्य कौन चुना गया था? तो अस्थायी सदस्य चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी। सच्चिदानंद सिन्हा जी। क्लियर? और उसके बाद 13 दिसंबर 1946 में बैठक होती है जिस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना जाता है। तो याद रखो कि 13 दिसंबर 1946 में अस्थायी सदस्य कौन बनता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक होती है तो वहां पे सच्चिदानंद सिन्हा जी को वरीयता के तौर पर यानी कि उनकी सीनियरिटी को देखकर उन्हें वहां पे अस्थायी तौर पे अध्यक्ष बनाया जाता है। क्लियर? आप इसे याद रखेंगे। वही कुछ डेट यहाँ पे है कि 26 जनवरी 1950 तो भारत का संविधान कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950। यहाँ पे डेट क्या है कि 15 अगस्त 1947। तो आपको पता है कि हमारा देश आजाद कब हुआ यानी कि हम स्वतंत्र दिवस कब मनाते हैं? तो 15 अगस्त 1947 को। और 30 जनवरी 1948 क्यों जरूरी है आप मुझे ये कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? आप बताइए कि नील दर्पण जो नाटक है तो उसके लेखक कौन है? क्या वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं, दीनबंधु मित्र हैं या रविंद्रनाथ टैगोर हैं या फिर भरतेंदु हरिवंशी हैं? आप बताओ कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे लंबी नदी है या यमुना सबसे लंबी नदी है या फिर गंगा सबसे लंबी नदी है या फिर गोदावरी सबसे लंबी नदी है? यहाँ पे हम नदियों के मैप को समझने के लिए एक यहाँ पे मैप बनाते हैं। एक सेकंड। एक यहाँ पे मैप बनाते हैं जिस हिसाब से हम अपने नदियों को समझ सके। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने माइंड में एक मैप बना के रखिए। ज्यादा वैसे नहीं, मतलब एक रफली मैप होना चाहिए ताकि आपको समझ तो एटलीस्ट की चीजें कह के आइए। अब देखो यहाँ पे सबसे लंबी नदी है, हमें पता है कि गंगा है। चलिए ये क्वेश्चन तो इजी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आप टिक कर लोगे गंगा नदी है। अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है तो आप बताना है आपको 25 यानी कि 2525 गंगा नदी की लंबाई है जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और हरिद्वार में ये मैदानी भागों में प्रवेश करते हुए उत्तराखंड के साथ साथ उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके साथ साथ बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जिसे हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। क्लियर? ये जो एरिया है यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र अरुणाचल से मुड़ करके यहाँ आती है और ये जो रेंज है ये सबसे ज्यादा चावल यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा चावल गेहूं उगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जलोढ़ मिट्टी का एरिया है। यहाँ पे गंगा, देखिए यहाँ पे तो गंगा सिर्फ एक पर्टिकुलर नदी थोड़ी ही है, यहाँ पे इसकी सहायक यमुना आकर मिलेगी, यहाँ से सोन आकर के मिलेगी, ऊपर से कोसी, बागमती, गंडकी, सारी की सारी नदियां मिलेंगी और ये जो एरिया है ये बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाएगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा है। गंगा की लंबाई कितनी है? 2525। गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। वही अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा बिहार में कितनी है तो 445 वर्ग किलोमीटर है। गंगा झारखंड में कितनी है?
तो उस समय झारखंड डिवाइड नहीं हुआ था। पर अब अगर अभी हम देखेंगे तो 45 किलोमीटर गंगा झारखंड में भी बहती है। अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा की एक धारा जो पश्चिम बंगाल में जाती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम हुगली कहेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी किस नदी को असम में ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, तो ये वही नदी है जिसे आप दिहांग कहते हो, जो कि चिमडुंग ग्लेशियर से निकलती है और जमुना के नाम से बहते बहते यहाँ पे मेघना के नाम से आके गंगा में मिल जाती है। क्लियर? ये सारी की सारी चीजें आप याद रखोगे। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। आप मुझे बताइए कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो हमें पता है कि लोकसभा मतलब हो गया लोगों का सदन। पहले तो इस वर्ड को भी पकड़ना सीखिए। लोगों का मतलब लोगों का सदन, यानी कि हमने जिसे नॉमिनेट किया है, यानी कि हमने जिसे वोट देकर राज्यसभा ना लोकसभा में भेजा है, और अगर आप स्टेट की बात करें तो विधानसभा में भेजा है। तो आप कितने सालों के बाद फिर से इलेक्शन करते हो, आप कितने सालों के बाद फिर से वोट देते हो, तो हम 5 साल के बाद फिर से वोट देते हैं। तो ये क्या है, हम वोट जो दे रहे हैं वो उनका कार्यकाल है, यानी कि आपने 5 वर्षों के लिए अपने मुख्यमंत्री और अपने प्रधानमंत्री जी का चयन किया है। उन्हें हमने वहां पे इलेक्टेड किया, हमने चुना है उन्हें। क्लियर? हमने अपना बहुमूल्य वोट दिया है कि इतने सारे लोग खड़े हैं, पर हम आपको चाहते हैं कि आप हमारे नेता बनिए, आप हमारे पॉलिसीज मेकर बनिए। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 वर्षों के लिए हमने चुना है। अब आपसे अगर पूछा जाता है कि लोकसभा भंग होने वाली सभा है, हाँ बिल्कुल, लोकसभा भंग होती है, पर राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। हर 5 साल के बाद लोकसभा स्वतः ही भंग हो जाती है, पर राज्यसभा स्वतः ही भंग नहीं होती है। हर 2 सालों के बाद 1/4 मेंबर जो है वो खुद रिटायर्ड हो जाते हैं, यानी कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए कि लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा लोअर सदन है और राज्यसभा अपर सदन है। क्लियर? ये सारी चीजें हैं। वही अगर आपसे बात की जाए तो लोकसभा के चुनाव में, जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो लोकसभा के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बनते हैं और राज्यसभा के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री जी बनते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है? क्या पाटलिपुत्रा है, हड़प्पा है, तक्षशिला है और उज्जैन है। देखिए, हमें पता है कि पाटलिपुत्रा, पटना की जो आज राजधानी है पटना, वो पहले पाटलिपुत्रा के नाम से विख्यात थी। इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा जो है ये एक प्रमुख नगर था। उज्जैन, तक्षशिला क्या है, तो तक्षशिला बिहार का कह लीजिए, या फिर उस समय तो भारत का सबसे शिक्षा का केंद्र माना जाता था तक्षशिला, जहाँ पे आचार्य जो चंद, क्या नाम है उनका, एक सेकेंड, सॉरी, चाणक्य, वो वहां पे शिक्षक हुआ करते थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है। आप मुझे बताओ कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है। क्या वो महात्मा गांधी जी थे, या फिर जवाहरलाल नेहरू जी थे, या फिर लाल बहादुर शास्त्री जी थे, या फिर सुभाष चंद्र बोस जी थे। आप कुछ नारे भी याद करके जाइए। तो इसका राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री जी। अगर हम बात करें कि आप बताओ कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। महात्मा गांधी, इनके सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया है, उसके बाद इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए हैं। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, आप मुझे बताइए। तो आपको पता है कि भारत ही नहीं, विश्व के स्थलाकृतियों को लगभग मुख्य रूप से पर्वत, पठार, नदियां, मैदान के वर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ पे पठार क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा पठार कौन सा हो जाएगा। क्या मालवा का पठार सबसे बड़ा है, या छोटा नागपुर, दक्कन या बुंदेलखंड। सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। क्लियर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई। क्या योजना आयोग की स्थापना 1947 में होती है, 1948 में, 1950 में, 1951 में। योजना आयोग की स्थापना जो है वो 1950 में होती है। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। आप बताइए कि क्या भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। क्या आप भारत के राष्ट्रपति को वोट देते हो। वहीं आप ये भी याद रखिए कि वोट देने का जो राइट है ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। वही सबसे पहले जब हमारे यहाँ संविधान बना था और जब हमें वो मतदान करने का राइट मिला था, तो उस समय उम्र होती थी 22 साल। अब आपसे मैं पूछ रही हूँ कि आप मुझे बताओ कि कौन से संशोधन के बाद इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, और उसके बाद से बढ़ाया नहीं, उसे घटाया गया था।
तो यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव की जो पॉलिसी है उसे हमने अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो एकल संक्रमणीय मत से होता है और इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं वो करते हैं। वही राष्ट्रपति जो है वो देश का प्रथम व्यक्ति कह लीजिए और प्रथम व्यक्ति है। राष्ट्रपति के हाथों में सत्ता का कार्यकारी शक्तियां होती हैं। क्लियर? यानी कि नाम राष्ट्रपति नाम मात्र का अधिकारी भी कहा जाता है। वही महाभियोग लगाकर आर्टिकल 61 के तहत आप राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हो। उससे पहले आपको लोकसभा और राज्यसभा में याचना देनी पड़ेगी। क्लियर? आपको पहले बताना होगा कि आप किस सभा में उनके खिलाफ आप वहां पे हटाने के लिए शर्त ला रहे हो। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति नहीं, शपथ कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश। और अगर राष्ट्रपति जी अपना इस्तीफा देना चाहे तो वो किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। और अगर उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देंगे तो वो लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। क्लियर है? इतनी बातें आपको याद रखनी है। प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757, 1764, 1772 या 1784। हमें पता है कि प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? अब डेल्टा क्या है? सॉरी, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे तो हमें पता है कि सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। अब सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने माइंड में भी अगर आप आंसर सॉल्व भी कर रहे हैं तो एक रफली मैप बनाइए, जिससे क्या हो कि हमें चीजें सही हो जाए, क्योंकि एट द एंड हमारा आंसर सही होना चाहिए और हमारा रिजल्ट होना चाहिए। ये चीजें मैटर करती है। अब देखा आपने कि यहाँ से गंगा नदी आई और यहाँ से ब्रह्मपुत्र आई और ये दोनों बंगाल की खाड़ी में गिरकर यहाँ पे, एक सेकंड इसका कलर हम लोग चेंज करते हैं, यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है सुंदरवन डेल्टा। क्लियर? ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। और ये सारी क्या नर्मदा डेल्टा है, कावेरी डेल्टा है, महानदी डेल्टा है? नहीं। पहली बात तो ये है कि नर्मदा नदी कोई डेल्टा नहीं बनाती। अमरकंटक के पठार से निकलने वाली दो नदियां नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों की दोनों नदियां एस्चुरी बनाती हैं, यानी कि ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। और इसके बाद यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से ही निकल के सोन नदी गंगा में मिल जाती है और गंगा की सहायक नदी बनती है। क्लियर? महानदी डेल्टा नहीं होगा, कावेरी डेल्टा भी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा सुंदरवन का डेल्टा। क्लियर है? और यहाँ आप देखो कि ये अरब सागर है, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि कौन सी नदी अरब सागर में प्रवाहित होती है तो वो है नर्मदा और ताप्ती। और नर्मदा एक ऐसी नदी है जो विंध्य और सतपुड़ा के बीच से निकलती है, क्योंकि यहाँ पे वो माउंटेन रेंज है। तो जब भी आप मैप खोलो एक क्वेश्चन से क्लियर कर लो अपने 10 टॉपिक्स को। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? पता है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो अभी वर्तमान की स्थिति देखा जाए तो 448 आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौन है अर्थशास्त्र के लेखक? क्या वो पाणिनि है, कालिदास है, चाणक्य है या अश्वघोष है? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो क्या शेर है, बाघ है, हाथी है, गाय है? नहीं, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का राष्ट्रीय पशु क्या है तो आप मुझे बताओ क्या होगा? आप वैसे ही अपने अपने राज्यों का भी स्टेट पैसिफिक भी चीजें याद रखो। क्या होता है ना कि इससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अब आप ये तो नहीं भूलोगे कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, कितने महासागर हैं? देखिए, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्लियर? और ये भी याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप द्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। क्लियर? वही अगर हम बात करें तो अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसके पास से तीनों रेखाएं, हमारी इक्वेटर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड टॉपिक ऑफ कैंसर, ये तीनों की तीनों लाइनें यहाँ से गुजरती है, यानी कि हमारी कर्क, मकर और विषुवत। हमारी कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा कौन सा ऐसा महाद्वीप है या महादेश है जिससे गुजरती है? अगर आपसे ये भी पूछा जाए तो आप आंसर करोगे वो है अफ्रीका। क्लियर?
ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महादेश है। एशिया सबसे बड़ा महादेश है। अगर आपसे पूछ लेता है कि सहारा मरुस्थल कहाँ है, तो आप टिक करोगे अफ्रीका। अगर आपसे पूछ लेता है कि अटाकामा मरुस्थल कहाँ है, तो आप टिक करोगे अफ्रीका। अगर आपसे पूछता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ है, तो आप टिक करोगे अफ्रीका। क्लियर? यानी कि नील नदी सबसे लंबी है और कहाँ है? अफ्रीका में है। तो अफ्रीका से आपको इतनी बातें तो लगभग याद रखनी ही है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत कार्यक्रम कितने सालों का होता है, यानी कितने वर्षों का होता है? ये भी 5 वर्षों का होता है। और और पंचायती राज व्यवस्था में इनका चुनाव होता है। ग्राम पंचायत यानी कि सरपंच का और आप कह लो मुखिया का चुनाव होता है। भाई जैसे आप देखो कि आपके शहरों में नगर पालिका है, वार्ड पार्षद है, वार्ड कमिश्नर है, इनके चुनाव तो होते हैं ना। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन जी। और अगर आपसे पूछता है कि हरित क्रांति के बाद किस फसल का उपयोग या किस फसल के उत्पादन में और अधिक तीव्रता आई, तो वो था गेहूं। वहीं ये सारे के सारे ऑप्शंस आप देख ही रहे हो। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? देखिए हमारे पास 2011 के डाटा है। क्यों? क्योंकि उसके बाद हमारे यहाँ सेंसस नहीं हुए, हमारे यहाँ जनगणना नहीं हुई, क्योंकि कोविड की वजह से जनगणना नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसी के अकॉर्डिंग आंसर करोगे, यानी कि राइट आंसर होगा चीन। अब देखिए अगर हमारे यहाँ अभी 27 में अगर जनगणना, देखो यहाँ पे ये आंसर अभी रिसेंट की चीजों को देख के बनाया गया है। बट मैं आपसे यही कहूंगी कि जब भी आप आंसर करो तो भारत है, नो डाउट भारत है। अगर अभी जनगणना हो जाएगी तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से सबसे आगे होगा। बट जब तक कोई नया डाटा नहीं आता तब तक हम पुराने डाटा को मानते हैं, और एनसीईआरटी की चीजें हमेशा वैलिड होती है। तो एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हो तो वहां पे ये चीजें मेंशन की गई है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो चीन है, और भारत सेकंड नंबर पर आता है। तो मैं कहूंगी कि आप अपने थॉट्स भी लगा सकते हो, बट स्टिल ये अगर आप एनसीईआरटी के साथ जाते हो तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि आंसर सही हो। और अगर नहीं भी तो आप चैलेंज भी करते हो, तो आप प्रूफ के तौर पे एनसीईआरटी को दिखाते हो। अदरवाइज अगर आप किसी और भी बुक्स को दिखाते हो वो उतनी वैलिड नहीं होती जितना कंपैरेटिवली एनसीईआरटी वैलिड होती है। क्लियर? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल कौन हो सकती है? क्या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, सरोजनी नायडू थी, इंदिरा गांधी जी थी, या सुषमा स्वराज जी थी? यहाँ पे हो जाएंगी सरोजनी नायडू। और ये किस राज्य की राज्यपाल थी आप मुझे बताओ? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। क्लियर? इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जी थी। संविधान का रक्षक किसे कहते हैं? संविधान का रक्षक कौन है आप बताइए? क्या राष्ट्रपति संविधान के रक्षक हैं, या प्रधानमंत्री हैं, या सर्वोच्च न्यायालय है, या फिर संसद है? देखिए चेक एंड बैलेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, यानी कि संसद अगर कोई रूल बनाती है तो क्या होगा कि अगर संसद ने कोई रूल बनाया और वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, और संविधान के मूल ढांचे को टच कर रहा है या फिर उसे इफेक्ट कर रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर एलिगेशन लगा देगा और उस पर रोक लगा देगा कि आपने ऐसा क्यों किया, इस बिल को पास नहीं होने देगा। क्लियर? तो संविधान का रक्षक कौन हुआ? यहाँ पे कौन है जो, क्योंकि यहाँ पे संसद के पास तो सबसे अधिक शक्ति है। और क्यों शक्ति है? क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, तो आपने इन्हें वोट दिया है, यानी कि ये इनडायरेक्टली तो लोगों का मत हुआ ना, मतलब लोग ऐसा चाहते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो यही चीजें हैं कि हमने इन्हें वोट दिया है, तो अब ये जो कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली हमारी मांगे हैं। तो ये इन्होंने तो अगर कोई ऐसी पॉलिसी बना दी जो हमारे संविधान के खिलाफ हो, जो हमारे हिसाब से सही नहीं हो, जो हमारे संविधान के मूल ढांचाओं को नुकसान पहुंचाते हो, तो क्या होगा? अब जैसे केशवानंद भारती मामला था। क्लियर? या फिर जैसे अभी आप वक्फ बिल देख लो, या फिर यूजीसी बिल देख लो, तो क्या होता है कि संविधान की रक्षा कौन कर रहा है यहाँ पे, कि आप कुछ भी अगेंस्ट नहीं बनाओगे इसके, किसके? संविधान के। तो इसके लिए कौन आवाज उठा रहा है? हमारा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी ऐसे बिल के ऊपर रोक लगा सकता है जो संविधान के मूलभूत ढांचाओं के खिलाफ हो, उसको इम्पैक्ट करता हो, जो आपके मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो, जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। और ये कहा भी जाता है कि आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है, और हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी है कि आप आर्टिकल 32 के तहत, यानी कि आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो, और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकते हो। क्लियर? और आप हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो,
और वहां पे उनको रिट है, उनको 5 तरह की रिट मिली हुई है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रूव यानी कि प्रोटेक्ट करने के लिए मिली है। तो इसलिए कहा जाता है कि हमारे संविधान का रक्षक कौन हुआ? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट हमारे, और सुप्रीम कोर्ट यानी कि हमारे जो कोर्ट है वो हमारे संविधान के रक्षक हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो क्या हमारे भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? क्या हीराकुंड है, टिहरी है? भारत का सबसे बड़ा बांध अगर पूछे तो टिहरी है, सबसे लंबा अगर पूछे तो भाखड़ा नागल है। क्लियर? दांडी मार्च यात्रा कब हुई थी? कब हुआ दांडी मार्च? तो दांडी मार्च होता है 1930 में। दांडी मार्च कौन करता है? महात्मा गांधी जी। ये नमक सत्याग्रह है। गांधी जी वहां पर जाते हैं और समुद्र से नमक बनाकर वहां पे जो कानून था उसे भंग करते हैं। क्लियर? भारत में योजना आयोग के स्थापना किस संस्था ने ले ली? योजना आयोग कहाँ चला गया? तो ये योजना आयोग पहले योजना आयोग था, उसी का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद नहीं, वित्त आयोग भी नहीं, आर्थिक सलाहकार परिषद भी इसका आंसर नहीं होगा। मॉनसून का भारत में आगमन सामान्यतः कहाँ से होता है? तो हमें पता है कि केरल से होता है। इसका आप एक मैप देखो, केरल के तट से कहते हैं कि 2 से 3 जून को जो हवाएं हैं वो केरल के तट से आकर टकराती हैं और उसके बाद भारत में मॉनसून का प्रवेश होता है। क्लियर? अब ये ऐसा क्यों होता है? तो आप ये भी समझिए कि विंड्स जो है वो हमेशा हाई टू लो चलती हैं। यानी कि अगर यहाँ से हवाएं इधर जा रही है, इसका मतलब आप बताओ कि किसके पास हाई प्रेशर होगा और किसके पास लो प्रेशर होगा। मैंने अभी बताया कि हवाएं हाई टू लो चलती है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्यों विंड यहाँ से वहां गई और फिर मौसम ऐसे चेंज हुआ। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? अब मैं हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा सा ट्रिक लगाओगे ना तो सारे आंसर्स निकल जाएंगे। पहली पंचवर्षीय योजना कब होगी? हमारा देश कब आजाद हुआ? कब हमारे पास संविधान बन के आया? हमारी चीजें एक सीक्वेंस से कब शुरू हुई चलना? 50 के बाद, 1950 के बाद ही तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 51। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये तो बहुत इजी है। क्या 445, 450 या 552, 560, 545? 545 सदस्य हमारे लोकसभा के हैं। और आप बताओ वर्तमान में कितने हैं अभी? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। गोवा अगर आप मैप में देखना चाहो तो एक सेकंड, अगर आप देखोगे तो ये हमारा गुजरात है, यहाँ पे महाराष्ट्र ले लो और ये पार्ट हमारा गोवा हो जाता है। गोवा बहुत छोटा है। अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम है। त्रिपुरा और मिजोरम तो आप देख ही रहे हो। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किनकी है? यंग इंडिया महात्मा गांधी जी की है। हरिजन समाज जो था वो भी महात्मा गांधी जी ने लिखा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? कौन हो जाएगा विश्व का सबसे गहरा, सबसे बड़ा महासागर? प्रशांत महासागर है। और विश्व की सबसे बड़ी गर्त कौन है? मेरियाना गर्त, वो भी प्रशांत महासागर में है। क्लियर? तो आज के लिए यही क्वेश्चंस थे। आई होप आपको क्लासेस पसंद आई हो। अगर आपको ये सारी की सारी क्लासेस इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस जर्नी में हमारे साथ आगे बढ़िए। सो मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए गाइस प्लीज पढ़ाई लिखाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और किसी भी तरीके से गुमराह नहीं होना है। सिर्फ आप पढ़ाई करिए, क्योंकि स्टिल आपकी मेहनत जो आप आज एफर्ट डाल रहे हो, आज जो पढ़ाई कर रहे हो, वो कभी वेस्ट नहीं होगा। सिलेक्शन आज हो, कल हो या कभी हो, सिलेक्शन निश्चित है। इसलिए अपने कंटिन्यूटी को हमेशा मेंटेन रखो और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।